नमस्कार। माहौल क्या है लेकर मैं राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल से हाजिर हूँ। आज संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है और आज ही के दिन बहन मायावती बीएसपी सुप्रीमो ने ऐलान किया था कि वो नोएडा के इसी जगह पर एक रैली करेंगी। पिछले दिनों 9 अक्टूबर को लखनऊ में उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। 2027 के विधानसभा चुनाव का ऐलान 1 साल के बाद हो जाएगा और अब चर्चा ये है कि बहन मायावती अब अपने पुराने रॉ में वापस आ रही हैं। पार्टी को फिर से उसी स्तर पर खड़ा करने के लिए अब वो तैयारियां कर रही हैं। अगल बगल के जिलों से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के जगहों के जो लोग भी आसपास हैं वो सारे लोग इस मौके पर यहाँ आए हुए हैं। मैं बातचीत की शुरुआत आपसे ही करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक टकसालिया है, मैं मेरठ से हूँ। बताइए, जो मैंने कहा कि 9 अक्टूबर से मायावती ने, बहन जी ने अपनी ताकत तो दिखा दी उत्तर प्रदेश में। वो जो भीड़, वो जो रेला, वो जो इकट्ठा हुआ, आज का भी था मामला, मान लीजिए रद्द कर दिया उन्होंने स्वेच्छाकारों से, लेकिन लोगों को क्या लग रहा है? उनके लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ न्यूज़ 24 का कि उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर का जो बहन जी का जो रैली थी वो बड़ी सक्सेस रही है और देखिए मजबूत रही है। बहुजन समाज के लोग पहले से ही मजबूत हैं और वो इतने मजबूत हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने ही शोषित, पीड़ित, वंचित SC, ST, OBC माइनॉरिटी के साथ सामान्य वर्ग को भारत की मुख्य विचारधारा से, मुख्य विकास की विचारधारा से जोड़ने का काम किया। मात्र एक ऐसी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी हैं जो सभी को एक भारत के रूप में लेके उसको आगे बढ़ाना चाहती है, एक उसमें पुराना चाहती है। जैसे देखिए, आज तक देखा होगा सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो होते हैं। बहुजन समाज पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है। उसका मैनिफेस्टो क्या है? उसका मैनिफेस्टो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, उसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस 6 दिसंबर 2025 की इस श्रद्धांजलि सभा में हम बहुजन समाज के लोग दृढ़ संकल्प होकर ये वचन देते हैं बहन जी को कि हम आपके साथ तन, मन, धन, वोट, सपोर्ट और संगठन के साथ पूरी तरह से, जब तक आपको मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक बात में बताएं, नारा मत कर। अरे यार, नारा नहीं करो। मैं ये कह रहा हूँ 2014 के बाद बहन जी की पिछले 1 दशक में जो राजनीति में भूमिका रही है, उससे आप उदास और निराश होते हैं कि नहीं कभी? देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी की इस विचारधारा से कभी नाराज नहीं हुए हैं, कभी हताश नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक स्वाभिमानी और अभिव्यक्ति की आज़ादी वाली दल है। और 2014 से लेकर अब तक की जो भूमिका रही है, बहन जी ने 2014 के बाद जब EVM की गड़बड़ी उनको लगी तो उन्होंने सबसे पहले सदन में ये बात कर रखने का काम किया और वर्तमान जब से लेकर 2014 से लेकर आज तक की जो भी मनुवादी सरकारें हैं, उनका एजेंडा केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की वोट को EVM के माध्यम से ट्रांसफ़र करने का है। क्योंकि पूरे भारत के अंदर, अगर पूरे भारत के अंदर किसी का कोर वोटर है तो वो आदरणीय बहन जी का कोर वोटर है, आदरणीय बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है, जिसको तोड़ने का, मरोड़ने का काम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वोट के धर्म के नाम पे, पूंजीवाद के नाम पे और EVM से तोड़ने का काम हमारे अंदर डिवाइड एंड रूल करके हमको बांटने का काम किया है। लोग समझते हैं कि ये बहन जी को पीछे कर रहे हैं। नहीं, बहन जी को कोई पीछे नहीं कर रहा। बहन जी ने कह दिया कि इस बार जो चुनाव है वो मतपत्र से होंगे। अगर मतपत्र से ये चुनाव हुए, तमाम विपक्ष बहन जी के साथ में आया और मतपत्र से होंगे, देख लेना आप मुख्यमंत्री भी बहन जी बनेंगी और प्रधानमंत्री भी आदरणीय बहन जी ही बनेंगी 2019 में। आप जो BSP का वोट खिसका, आप उसमें कहीं मायावती जी का रोल देखते हैं? उनकी सक्रियता का, उनका जैसा होना चाहिए वैसा, या आप खाली EVM की तरफ उसका ठीकरा फोड़ करके, और वो जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो कंप्रोमाइज़ पीछे के चुनाव में उन्होंने किया है, उसको आप नहीं मानते? मैं इस पे बात करूंगा सर, एक बार इसमें देखिए सर, देखिए बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो वोटर नहीं है, कैडर है और कैडर को तोड़ा नहीं जा सकता, कैडर को छोड़ा नहीं जा सकता।
कैडर को पीछे नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर षड्यंत्र किए जा सकते हैं। वो कौन से षड्यंत्र हैं? वो षड्यंत्र हैं जितने भी संसाधन के जो क्षेत्र, जो संसाधन के जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब सरकार के अधीन है। और उस सरकार के अधीन ने सबने एक प्रोपोगेंडा चलाया गया है कि बहन जी पीछे चली गई, बहन जी हट गई, बहन जी की वोट परसेंटेज कम हो गया, बहन जी शांत होगी, बहन जी बी टीम होगी, बहन जी को केवल और केवल जुबान से कमजोर करने का काम किया है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का वो पौधा और बहुजन समाज पार्टी का ये वोटर इतना ही मजबूत है, जितना इसे दबाओगे इतना ये मजबूत होकर उभरेगा और बहन जी को मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाएगा। मैंने जो बात कही, आपको लगता नहीं वो कंप्रोमाइज, वो समझौता करती हैं? बिल्कुल सही। कोई समझौता नहीं सर, बहन जी का अपना अलग रूल है, सारा सिस्टम है, ये सारा ईवीएम से सारा गड़बड़ करते हैं सर। ये एसआईआर हो रहा है सर, फिर ये वही एसआईआर का मतलब क्या है? जो बिहार में खेला किया, देखा प्रोग्राम कैसा चल रहा था उसका। आपके गांव में एसआईआर हुआ? चलो हमारे यहाँ हुआ है, एसआईआर हुआ है। आपको आपके घर के सारे लोगों का वोट मिला? नहीं सर, हम तो जब हमारा ऊपर से बहन जी ने बोला कि सारे सब लोग एसआईआर कराइए, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं तो हमने किया सर, हमने अपने समाज का कराया। सबका वोट मिला कि नहीं मिला? सबका वोट मिला, उसमें मिला था, कुछ का नहीं था, बाकी का मिला था। वोट तो था, वोट तो जी लेंगे सर, वोट तो चाहिए। आपको नहीं लगता कि चुनाव के समय पीछे 2022 का जब चुनाव हो रहा था तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐन वक्त पे बहन जी ने बदल दिए, पहले दिया किसी को फिर दे दिया किसी को? आप ये देखिए, मैं भी इतने सालों से बहुजन समाज पार्टी कवर करता हूँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर करता हूँ। मैं कभी जिंदगी में बता रहा हूँ, आज के 15 साल पहले मुझसे कोई कह देता 20 साल पहले, 15 साल पहले, कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा दिन भी आएगा जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीएसपी का सिर्फ एक विधायक होगा, और वो भी बीएसपी का विधायक नहीं, उसका चुनाव जीतने में उस आदमी का अपना एक बड़ा अहम रोल है। 15 साल पहले मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि बीएसपी का ये हाल कभी विधानसभा में हो सकता है, ये हाल कभी राज्यसभा में हो सकता है कि उसके एक विधायक ना हो, यूपी से एक आदमी राज्यसभा ना आए, ये हाल कभी लोकसभा में हो सकता है कि बीएसपी का एक लोकसभा का सदस्य न हो। आपने कभी सोचा था? मैंने तो नहीं सोचा, आपने सोचा था? ये सर सोचा तो किसी नहीं था, किसी ने नहीं था, मगर ये सिस्टम है सर, ये सारा एक रास्ता नहीं है इनको वोट काटने का। वो ईवीएम का खेल भी नहीं है, बहुत रास्ते हैं, बहुत तरीके हैं इनके पास। पहले शुरू में क्या करेंगे, जो 10 बजे तक पहला दूसरा चौथा राउंड चलेगा तो आपको तुरंत दिखा देंगे कि भाई ये विपक्ष का निकल रहा है, इतने निकल रहे हैं। इसके बाद ये को क्या खेला करते हैं कि उस राउंड को 11 बजे के बाद शाम को 4 बजे तक उस राउंड को रोक देते हैं, और डिबेट पर जो भी नेशनल चैनल है आपके नेशनल चैनलों पे डिबेट पर बैठा देते हैं अच्छे वैसे पत्रकारों को, और सारे जनता का और हिंदुस्तान के लोगों का ध्यान वही रहता है, और उसी समय पर ये सारा खेला कर देते हैं। और ऐसा खेला करते हैं जो आदमी 50,000 जीत रहा हो, 50,000 से जीत रहा हो, जो हार रहा हो, और 50,000 से हारने वाले को 1.5 लाख ऊपर एकदम खटा। अगर एक मिनट, आप बोल चुके, रुके एक मिनट रुको, आप ही की बात से मैं बात कर रहा हूँ। अभी आइए, अभी लोकसभा के चुनाव हुए यूपी में, बीजेपी थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे कहाँ थी और कहाँ चली गई? 43 सीटें जीत गई इंडिया गठबंधन, 43, और बीजेपी कहाँ चली गई? तो अगर ऐसा ही वो करते तो काहे नहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा कर पाए? उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव की सीटें बढ़ गई, कांग्रेस की सीटें बढ़ गई, और बहन जी कहाँ होना चाहिए, कहाँ चली गई? ये सर बड़ा प्लानिंग से पहले ही काम होता है, या आरएसएस बीजेपी बड़ा प्लानिंग से काम करती है, और ऐसा काम इन पर काम कोई नहीं है, यही प्लानिंग है इनके पास। बिहार का रिजल्ट कहाँ कैसे कर दिया, कहाँ था बिहार का रिजल्ट? देखिएगा उसका क्या नाम है, तेजस्वी का कितना भावल था, कितने लोग थे। मैं कह रहा हूँ रैली में 20-20 लाख लोग, उसके 15-15 लाख उसके रैली में गया। मैं तो बता, आप रहे हैं तो मैं आप गए थे, मैं ये कह रहा हूँ तो आप गए थे ना, तो कहाँ गया वोट? कहाँ गया? जितना पा रहे थे उतना पाए नहीं सर, तेजस्वी यादव का एक बयान आया कि ईवीएम में हेरफेर हो गया, एक बयान आया। आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं, उन्हें मालूम है कि उनके 2-4-6 सीटों का उन्होंने दिखाया। वो मैं नहीं मानता, मैं इलेक्शन कमीशन को कोई क्लीन चिट देने के लिए नहीं हूँ कि कैसे इलेक्शन, और न मेरी इतनी बुद्धि है, न मेरे पास इतने संसाधन है कि मैं ये दावा कर सकूँ। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये क्यों नहीं मानते कि बहन जी भी जो तेवर था वो ढीले पड़ गए, पता नहीं किन कारणों से? कोई तेवर ढीले नहीं है, बहन जी का वही पुराने तेवर हैं, और आज भी तेवर वही है।
और आज भी वही तेवर है, बिल्कुल तेवर है। आज भी तेवर वही अच्छा, दरअसल ये आप ऐसा ये प्रश्न, गलत प्रश्न, नैरेटिव फैला क्यों रहे हैं? क्योंकि न्यूज़ 24 चैनल मुझे नहीं लग रहा है कि ये बीजेपी का समर्थक चैनल है, लेकिन कांग्रेसी समर्थक चैनल जरूर लगता है मुझे। ये न्यूज़ 24 चैनल कांग्रेसी समर्थक चैनल लगता है, इसलिए ये बात कह रहे हैं। चलिए, ये आजकल देखिए, पत्रकार अगर कोई ऐसा सवाल पूछ दे जो आपको नागवार गुजरे तो ये हम लोग इसके आदी हो गए हैं। सुनिए सुनिए, मैं एक मिनट, और हम लोग इसके आदी हो गए। अच्छा सर। एक मिनट, और मैं वैसा आदमी हूँ जो कुछ भी आप बोलेंगे मैं एडिट करने वाला नहीं हूँ। आप ये ना सोचिए कि आप कुछ मेरे बारे में बोलेंगे तो वो एडिट हो जाएगा। आप बोलने के लिए स्वतंत्र है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आखिर 2017 का इलेक्शन आपने देखा, 22 का इलेक्शन देखा, 24 का इलेक्शन देखा, 14 का इलेक्शन देखा, 19 का इलेक्शन देखा। बहन जी ने जब समझौता किया सपा के साथ तो उनकी 10 सीटें आई, सपा को कोई फायदा नहीं हुआ। बहन जी 14 में 0 से और 19 में सीधे 10 पे गई। तब आपने बहन जी को नहीं कहा, तब आपने ईवीएम को दोष नहीं दिया। जब आप 22 में बुरी गति हुई, जब 24 में बुरी गति हुई, तब आप कहते हैं चैनल वाला अगर सवाल पूछे तो ये बीजेपी वाला है, कांग्रेस वाला, पत्रकार पूछे तो भी आप बहन जी पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करते कि बहन जी को अब निकलना चाहिए, बहन जी को खड़ा करना चाहिए, बहन जी से जो उम्मीदें हैं लोगों की, उस पर क्यों नहीं सवाल खड़ा करते? बहुत गंभीर सवाल किया है न्यूज़ 24 चैनल ने, और उतना ही गंभीर जवाब मैं देना चाहूँगा इस प्रेरणा स्थल से, क्योंकि मुझे ज़रूर उम्मीद है कि ये आप एडिट नहीं करेंगे। दरअसल इस देश में दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक है मनुवादी विचारधारा, एक है बहुजन विचारधारा। बहुजन विचारधारा की सिर्फ इस देश में एक पार्टी है, बीएसपी, उसको कहते हैं बहुजन समाज पार्टी। और मनुवादी विचारधारा की इस देश में 647 पार्टियां कम से कम हैं। उसमें बीजेपी, कांग्रेस, सपा, जेडीयू, टीएमसी और आप पार्टी, जितने भी पार्टियां हैं, सारी गैर बराबरी की भावना और सोच रखने वाली मनुवादी विचारधारा की पार्टियां हैं। तो ये सारी पार्टियां, और मीडिया पे इसलिए मैंने प्रश्न उठाया क्योंकि किसी भी पूरे भारत के एक भी चैनल ने 2007 में जब बीएसपी की सरकार बनने वाली थी, तब किसी भी एक भी चैनल ने नहीं कहा था कि बीएसपी की सरकार बनने वाली है। तो इस देश के सर एक बार और, ऐसा नहीं है, बस आप बोलते रहिए। मान लिया। दूसरी बात, जब बाबा साहब अंबेडकर आंदोलन लड़ रहे थे तो इस देश के मनुवादी मीडिया ने बाबा साहब अंबेडकर को देशद्रोही कहा, बाद में कहा राष्ट्रपति। क्योंकि जो लोग भी बहुजन विचारधारा की या बहुत सारे लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, उस देश का मीडिया, इस देश का जो मीडिया है, मीडिया, माफिया और मनी, तीन लोग, पैसे वाले लोग, अमीर लोग, और मीडिया और माफिया, जो तगड़े तगड़े लोग, ये कभी भी गरीबों के हक में काम नहीं करते। ये अपनी माइक्रो माइनॉरिटी के, जिसको माननीय काशीराम साहब ने जिसको कहा मनुवादी 3% के माइक्रो माइनॉरिटी के लोग, ये लोग जब इनको वोट का अधिकार जब सबको मिल गया 1947 में, उसके बाद तो कहानी बदल गई। कहानी तो दरअसल गई थी 1919 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बदल गई थी। जब उसमें एक वोट का अधिकार, वोट की बात आने लगी, उसी समय जब 1919 के बाद, तभी तो 1925 में आरएसएस बनी, तभी तो हिंदू महासभा तब बनी। क्यों बनी? ये हिंदू कब बनाया? 1925 के बाद ये हिंदू महासभा क्यों बनने लगी? ये दरअसल बात है वोट के राज सत्ता की लड़ाई की बात, और उस राज सत्ता की लड़ाई में मीडिया का एक रोल है। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब कभी भी मीडिया को जल्दी इंटरव्यू नहीं देते थे, वो कहते थे मनुवादी मीडिया। तो दरअसल तो मनुवादी मीडिया हमेशा बहुजन नेतृत्व को हमेशा कमजोर दिखाता है, उनकी क्रिटिसाइज करता है। मनुवादी मीडिया ने, कांग्रेसी मीडिया ने, और आज के सो कॉल्ड नकली बहुजन अम्बेडकरवादियों ने भी
बहन मायावती जी और बीएसपी की बुराई करते हैं, ये नैरेटिव सेट करते हैं। मनुवादी मीडिया ने एक नैरेटिव सेट किया। सर बताएं मीडिया इसलिए क्यों मैंने कहा आप बोलिए ना, देखिए इसलिए मनुवादी मीडिया ने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया 2024 में। क्या? इंडिया एनडीए और बहुजन कहां गया? इन्होंने बहुजन की बात ही नहीं की। अरे बहुजन की संविधान बात ही नहीं करते। संविधान सामने रख के संविधान पे खतरे की बात कौन कही से तो संविधान से? ये तो संविधान वाले लोग, ये राहुल गांधी, हाँ आए ये संविधान की किताब पकड़ने वाले राहुल गांधी को क्या संविधान की पहली आर्टिकल पता है? द नेम ऑफ दिस कंट्री इज, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। राहुल गांधी ने आज तक, आप न्यूज चैनल वाले हो, आपको कसम है, अगर राहुल गांधी के इंटरव्यू पे आपने ये प्रश्न नहीं पूछा, मैं आपको चैलेंज देता हूं, न्यूज 24 को चैलेंज ये देता हूं कि राहुल गांधी से आप ये प्रश्न पूछें कि राहुल गांधी, अरे धीरे बीपी हाई हो जाए। राहुल गांधी इस देश को हिंदुस्तान क्यों कहता है, भारत क्यों नहीं कहता? क्योंकि राहुल गांधी पढ़ा लिखा, जो कहता पढ़ा लिखा है, मैं कहता हूं उसने भारत के संविधान की पहली आर्टिकल नहीं पढ़ी, वो भारत के संविधान की बेइज्जती करता है। आपने इतनी देर तक मैंने आपको बोलने का मौका दिया। सुनिए, एक मिनट आप चुप और प्रश्न पूछो। मैं एक संविधान मिनट, बचाने वाले नहीं, मम्मी ने क्या किया? सुनो यार, पहले सुनो, पहले आप हमसे बात कीजिए। चलो हाँ बताओ। आपको हमने इतना बोलने का मौका दिया, आपने बहन जी को छोड़ के सबके बारे में बोला। बहरहाल मैं बहन जी हमारे नेता हैं, अरे बहन जी आयरन लेडी है, बहन जी इस देश के 125 करोड़, बात नहीं हो पाएगी, बात नहीं हो पाएगी। सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि हम बात करें और आप सबका व्यू ले, तो इसके लिए बहुत आराम से बात कीजिए और जैसे मैं बात करता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। तो बहन जी हमारी नेता है 125 करोड़ लोगों की। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी, 4 बार बनी, अपने दम पे बनी। 2 बार किसके सहयोग से? देखिए, सहयोग किसी का हो, दम अपना। मजबूरी में सहयोग दिया। किसका सहयोग था? अपने दम पे बीजेपी के सहयोग से बनी। तब बीजेपी मनुवादी पार्टी नहीं थी? हमेशा से थी, तभी भी थी। उन्होंने गर्ज पे समझौता करके, गर्ज में उन्होंने दिया था हमें समर्थन, मजबूरी में थोड़ी दिया, मजबूरी में दिया था। हमने नहीं मांगा था, हमने मांगा नहीं था, हमें दिया था और हमने दिया था। जी मान्य बहन जी नेता हैं हमारी, 4 इससे उनको इनकार नहीं। मैंने हमेशा कहा उनका कार्डर सबसे मजबूत, उनका वोट बैंक सबसे मजबूत, सुनिए, उनके जमीन पर उनका कैडर बहुत मजबूत, सब कुछ बनी बनाई व्यवस्था थी। कहते हैं कि बहन जी ने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया जैसा होना चाहिए था, और आज पार्टी की ये दशा दिशा है, तो उसमें पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी ज्यादा है। उनके समर्थक काडर अभी भी उनके साथ खड़े हैं। प्रश्न गलत है। आपको समय दे दिया। नहीं, मान्य बहन जी कौन कह रहा है? नहीं, मान्य बहन जी कौन कह रहा गलत है? मान्य बहन जी पहले भी सही थी, आज भी सही थी। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि परिस्थिति में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। गड़बड़ क्या होता है? मान्य बहन जी का कैडर बराबर है, मान्य बहन जी का जो कैडर है वो आज भी बहन जी के साथ है, पहले भी साथ था और आज भी साथ है। कुछ ब्राह्मणवादी सोच, मनुवादी सोच के लोग अपने लोगों को कहीं ना कहीं टिकट दिलाने के चक्कर में दूसरी जगह भटक जाते हैं, क्योंकि मान्य बहन जी पहले भी सही पैटर्न पे काम कर रही थी और आज भी सही कर रही हैं, और उनका कैडर जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि मान्य बहन जी 2004 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी है, और 2027 में पुणे मान्य बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है।